आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर हमें विश्लेषण करना है, चर्चा करना है और इवैल्यूएशन करना है, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमपीपीएससी का, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिनो। एलिनो ना केवल एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि एलिनो आखिर होता क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं कि एलिनो को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, परिघटना है, जिसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो मैं कुछ एक्नॉलेजेबल सर्वमान्य थ्योरीज पर मैं आपसे बात कर लूंगा और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली एलिनो होता क्या है। ठीक है। अच्छा, दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि एलिनो को हम लोग एक क्लास में कवर नहीं कर सकते। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट, अवधारणात्मक पक्ष ऐसे हैं जिसके लिए मुझे 2 क्लास या 3 क्लास की आवश्यकता होगी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, अपना फोकस, अपना अटेंशन काफी बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग समझ सकते हैं कि एलिनो क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर ये कन्वर्सेशन में हिंदी में रखूंगा। उसका मूल उद्देश्य ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये टॉपिक मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो वो मुझसे रूबरू होंगे और हजारों बच्चे इस टॉपिक को मुझसे पढ़ चुके हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर भी देखे और अन्यथा देखे भी, वहां पर मुझे कुछ अंतर्निहित, मतलब कुछ इनहेरेंट समस्याएं देखने को आई, कि बहुत सारे लोग एलिनो को समझा नहीं पाए कि एक्चुअली एलिनो होता क्या है। तो आज आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली एलिनो होता क्या है और एलिनो की सामान्य परिघटना जब पृथ्वी की सतह के ऊपर होती है, जब अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है, तो उसकी क्या जलवायु प्रभाव हो सकते हैं, इसको पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उसे कहा जाता है एलिनो। अच्छा, ये जो लेक्चर होगा ये ना केवल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, लाभदायक साबित होगा, बल्कि वो सारे टीचर्स जो कि ज्योग्राफी का मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर लाभकारी साबित हो सकता है, बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है, तो एक बार चलो चालू करते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं एलिनो पढ़ने के लिए, और देखते हैं हम लोग क्या डिस्कवर कर सकते हैं एलिनो के संदर्भ में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको अपना अटेंशन, अपना फोकस, अपना धैर्य, अपना संयम बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना को, परिघटना को समझ सकते हैं, जिसे हम लोग एलिनो कहते हैं। अच्छा, एलिनो के साथ एक और शब्द, एक और एक्सप्रेशन या एक और परिघटना का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है ला नीना। तो हम दोनों परिघटनाओं को एक साथ देखेंगे कि एलिनो क्या है, ला नीना क्या है। लेकिन फिर भी बात, ठीक है, आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, ये एलिनो क्या होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि एलिनो एक महासागरीय जलधारा है। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, इस पर मैं 2 मिनट के बाद बात करता हूं, लेकिन महासागरों के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाए। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो एलिनो है वो महासागरों में, मूल रूप से प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की गर्म महासागरीय जलधारा होती है। लेकिन ये गर्म महासागरीय जलधारा क्या है, और पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जलधाराएं क्या होती हैं और इन जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। इस पर हमें लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और तब जाके हम लोग एलिनो को समझ सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि हम भूगोल का, मतलब ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं एलिनो, तो एलिनो एक महासागरीय परिघटना है। लेकिन महासागरीय परिघटना होने के साथ साथ ये एक जलवायु परिघटना भी है, एक क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना भी है। तो ओशनोग्राफिक और क्लाइमेटोलॉजिकल, मतलब महासागरीय और जलवायु परिघटना, दोनों पर हमें लगातार चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग एलिनो को समझ सकते हैं। संक्षेप रूप में मैं कह सकता हूं कि यदि हमें एलिनो को समझना है तो हमें कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, अवधारणाएं पढ़नी पड़ेंगी, समुद्र विज्ञान की और जलवायु विज्ञान की, क्लाइमेटोलॉजी की और ओशनोग्राफी की। देखिए, ये जो टॉपिक है ये भौतिक भूगोल का टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। और फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल में हम लोग 3 डिविजन्स को या 3 डिसिप्लिन्स को इंक्लूड करते हैं। उसके 3 प्रभाग होते हैं। उसमें से जो पहला प्रभाग होता है, डिवीजन होता है, उसे कहा जाता है भू आकृतिक विज्ञान, और इंग्लिश में इसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है। ठीक है, हालांकि अगर आप प्रयास केएसजी के यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर, भू आकृतिक विज्ञान को लेकर एक बहुत ही ब्रीफ लेक्चर मैंने यहां पर यूट्यूब पर डाला है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा 2 और डिविजन्स होते हैं, प्रभाग होते हैं
भौतिक भूगोल के। उसमें से एक है जलवायु विज्ञान और दूसरा है समुद्र विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान को, समुद्र विज्ञान को और जलवायु विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और एलिनो एक ऐसी प्रक्रिया है जो महासागरों में उत्पन्न होती है, लेकिन महासागरों में उत्पन्न होने के साथ साथ इसके जलवायु प्रभाव भी होते हैं। तो अगर हमें एलिनो को समझना है तो हमें जलवायु प्रभाव भी देखने पड़ेंगे और महासागरीय प्रभाव भी देखने पड़ेंगे। हमें क्लाइमेटोलॉजिकल कंसेप्ट्स पर भी बात करनी पड़ेगी और ओशनोग्राफिकल फिनोमेना पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, और तब जाके हम लोग एलिनो को समझ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका क्लियर है। ये जो डिस्कशन मैं करने वाला हूं वो उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं जैसे हम लोग क्लास लेते हैं। तो मैं संक्षेप में नहीं जाऊंगा, मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाता हूं, और अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है डिक्टेशन की तो मैं डिक्टेशन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो जैसा नॉर्मल क्लास ली जाती है उसी फॉर्मेट में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको समझा सकें कि एलिनो क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एलिनो। लेकिन एलिनो शुरू करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी मैं महासागरों के बारे में आपको दे देता हूं। तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अगर कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इसके लिए भविष्य में आप कुछ यूट्यूब की वीडियो देखिएगा ताकि जाके वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये हमारी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी पर महाद्वीप है और महासागर है। ठीक है, और पृथ्वी को विषुवत रेखा के द्वारा, जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा के द्वारा दो गोलार्धों में, दो हेमिस्फीयर में बांटा जाता है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो विषुवत रेखा के उत्तर में, आपको पता होगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में। पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो मैं जो बताना चाहता हूं आपको कि आप यहां पर कुछ महाद्वीप देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि वगैरह, ये सारे महाद्वीप हैं। लेकिन इन महाद्वीपों के बीच में हमें महासागर मतलब जलीय राशियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करवाऊं तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमें जो जलीय राशि, जो महासागर देखने को मिलता है, आप लोगों को पता होगा, उसे कहते हैं पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, अफ्रीका की और यूरोप की, इनके बीच में भी हमें एक महासागर दृष्टिगोचर होता है या देखने को मिलता है। इस महासागर को हम लोग बोलते हैं अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इसके अतिरिक्त अगर आप गौर कर रहे हो तो देख रहे होंगे कि अफ्रीका के बीच में ये अफ्रीका है, यहां पर भारत है, ये अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, यहां पर हमने मेडागास्कर करके एक द्वीप को दिखाया है, और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अफ्रीका, अरब, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में भी हमें एक महासागर देखने को मिलता है। उसे कहा जाता है इंडियन ओशन या हिंद महासागर। तो तीन प्रमुख महासागर है, एक दक्षिणी महासागर भी है, पर अभी हम लोग तीन महासागरों पर बात करते हैं। तो ये तीन प्रमुख महासागर हैं, इसके बारे में सभी को बच्चों को जानकारी होती है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहां पर क्लियर करवाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला कंसेप्ट यह है कि हर एक महासागर, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, और यहां पर भी प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, देखो पृथ्वी गोल है, तो अगर हम लोग महासागरों की बात करते हैं, जरा गौर करिएगा, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया, अगर आप देख रहे हैं, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर एशिया के पूर्व में भी है। तो पृथ्वी गोल है। यहां पर तो हम लोग जो फिगर शो कर रहे हैं वो 2D फिगर है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि हर एक महासागर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप गौर कर रहे हो तो समझ रहे होंगे कि प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर अफ्रीका के दक्षिण में, ठीक है, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, और हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, साउथ में, ठीक है, किससे, पैसिफिक महासागर से या फिर पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार का कनेक्शन या लिएशन, एक प्रकार का जुड़ाव या संबद्धता हमें देखने को मिलती है दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हर एक जलीय राशि यानी हर एक महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस प्रकार का कनेक्शन हमें उत्तरी गोलार्ध में नहीं देखने को मिलता। हालांकि कुछ जगह उत्तरी गोलार्ध में एक महासागर का जल दूसरे महासागर में प्रवेश कर पाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में मोटे मोटे रूप से आप देख रहे हैं कि जो महाद्वीप है वो पूरा विभाजन कर देते हैं महासागरों का।
मतलब महाद्वीप एक प्रकार का अवरोध पैदा करते हैं महासागरों के विस्तार में, और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई भी महासागर, कोई भी ओशन आपस में जुड़ा हुआ नहीं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, संरचना है महासागरों की या पूरी पृथ्वी की। मैं आपको फिर बताता हूं कि हर एक महासागर दक्षिणी गोलार्ध में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, लेकिन यह जुड़ाव या संबद्धता हमें देखने को नहीं मिलती है उत्तरी गोलार्ध में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, एक और कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं आगे थोड़ा सा क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए, कि यहां पर हमने एक इमेजिनरी लाइन को खींचा है जिसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से लेकर ध्रुवों तक, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक हमें कई जलवायु के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ये जलवायु के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस पर मैं बात करता हूं कुछ समय के बाद। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, और इस पूरे फिगर को देखकर आपको यह संज्ञान होगा, आपको यह कॉग्निजेंस होगा, आप ये समझ पाएंगे कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा से लेकर उपध्रुवी क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्रों तक है। मतलब इनका जो फैलाव है, जल का जो विस्तार है, वो विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक है, लगभग ध्रुवों तक है। अब ये ध्रुव क्या है, उत्तरी उपध्रुवी क्षेत्र क्या है, इस पर मैं आगे बात करता हूं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा से लेकर इसका विस्तार उत्तर और दक्षिण में हर जगह है। ठीक है, दक्षिण में हमें एक महाद्वीप देखने को मिलता है, अगर आप यहां पे देख रहे हो, इसे बोला जाता है अंटार्कटिका। तो अटलांटिक महासागर का विस्तार विषुवत रेखा से लेकर अंटार्कटिका तक है। प्रशांत महासागर का भी विस्तार हमें देखने को मिलता है, और हिंद महासागर का भी विस्तार विषुवत रेखा से लेकर अंटार्कटिका तक है, मतलब उपध्रुवी क्षेत्रों तक है। कई विशाल एरियाज पर महासागर फैले हुए हैं। लेकिन अगर इन महासागरों की तुलना, मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर की तुलना अगर मैं उत्तरी हिंद महासागर से करता हूं, तो उत्तरी हिंद महासागर में हमें एक विभेद, हमें एक असमानता, नॉन पैरिटी देखने को मिलती है, डिसिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और ये नॉन पैरिटी या असंबद्धता या असमानता क्या है, अन्य महासागरों के सापेक्ष जरा देख लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहां पर विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के उत्तर में और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर तो है, लेकिन भारत के पश्चिम में हमें एक सागर मिलता है, उसे बोलते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी। भारत के पूर्व में हमें एक और छोटा सागर मिलता है, आपने सुना होगा, उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। अच्छा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्रमशः भारत के पश्चिमी व पूर्वी सीमांत पर अवस्थित हैं। इनका लोकेशन इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्जिन पर है, लेकिन इनका अधिकतम जो विस्तार है वो तकरीबन 23.5 डिग्री या 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है। मतलब 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अभी अक्षांश क्या होते हैं इस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे आगे। 23 डिग्री अक्षांश के आसपास यहां पर सागर या जल खत्म हो जाता है, और फिर महाद्वीप आ जाते हैं, चट्टानें आ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह था, थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को बैठाइएगा, कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तरी हिंद महासागर की, तो उत्तरी हिंद महासागर में हिंद महासागर का जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, वो बहुत ही सीमित एरिया पर है। और उत्तरी गोलार्ध में, भारत के पश्चिम में और पूर्व में एक्चुअली कोई हमें महासागर देखने को नहीं मिलता। यहां पर दो छोटे सागर हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो भारत के पूर्व और पश्चिम में क्रमशः हमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का विस्तार देखने को मिलता है। मतलब भारत के पूर्व और पश्चिम में कोई महासागर नहीं है, यहां पर दो छोटे सागर हैं। हां, भारत के दक्षिण में कुछ क्षेत्र में हिंद महासागर जरूर है, लेकिन अगर मैं उत्तरी हिंद महासागर की तुलना अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर से करता हूं, तो आपको यह दिमाग में रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उत्तरी हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि भारत के पूर्व और पश्चिम में एक्चुअली कोई महासागर है ही नहीं, वहां पर दो छोटे सागर हैं, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर का बस थोड़ा सा विस्तार है। अच्छा, ये जो छोटे सागर हैं, सीज हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इनका भी अधिकतम विस्तार है 23-24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, मतलब वही कर्क रेखा के आसपास तक, और फिर सागर खत्म हो जाते हैं, जलीय राशि खत्म हो जाती। तो केवल फिगर देखकर
केवल पूरी पृथ्वी की संरचना को समझकर हमें दो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गए। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि हर एक महासागर, हर एक ओशन साउदर्न हेमिस्फीयर में आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रकार का जुड़ाव, इस प्रकार का कनेक्शन हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को नहीं मिलता। सेकेंड, हर एक ओशन, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो या दक्षिणी हिंद महासागर हो, इसका विस्तार काफी बड़े क्षेत्रों पर है। अच्छा, ये क्षेत्र, अगर मैं ध्रुवी की बात करूं, उपध्रुवी की बात करूं, इस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन काफी बड़े क्षेत्रों पर है। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर का विस्तार इतना नहीं है। तो उत्तरी हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में क्या है, थोड़ा सा अलग है। उसकी संरचना अलग है, उसका विस्तार अलग है, उसमें जल की मात्रा, आयतन अलग है। और उत्तरी हिंद महासागर में अगर हम लोग बात करते हैं, भारत के पश्चिम और पूर्व में हमें कोई महासागर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें दो छोटे सागर देखने को मिलते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं। उसमें से एक छोटा सागर है अरब सागर और दूसरा छोटा सागर है बंगाल की खाड़ी। तो इन विशेषताओं को लिए हुए हमारी जलीय राशियां हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर। और अब इन जलीय राशियों में हमें पढ़ना पड़ेगा, सुनना, कि एलिनो की उत्पत्ति कैसे होती है। एलिनो एक महासागरीय जलधारा है। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि महासागरीय जो जल होता है वो स्थिर नहीं होता बल्कि गतिशील होता है। वो स्टैटिक नहीं होता बल्कि मोबाइल होता है। मतलब जो जल है, पानी है, उसका विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। यह विस्थापन, यह मूवमेंट क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक है वो है टेम्परेचर। मैं इस पर आगे क्लियर करता हूं, ठीक है। और इस पक्ष को लेकर हमें समझना पड़ेगा कि महासागरीय जल गति कैसे करता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि एलिनो एक महासागरीय जलधारा है। और सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि एलिनो की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं दक्षिण अमेरिका का पश्चिम बोल रहा हूं तो यह भाग हो गया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग, इसका मतलब है प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग। मेरे ख्याल से दिशा में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिशा में दिक्कत हो तो हमेशा समझना कि पेपर पर दिशा हमेशा कुछ इस प्रकार होगी। पश्चिम हमेशा इस तरफ होगा, ठीक है। पूर्व हमेशा इस तरफ होगा, उत्तर हमेशा इस तरफ होगा और दक्षिण हमेशा इस तरफ होगा। तो ये सामान्य दिशा है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे हो तो समझ रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी भाग है वो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग हो गया। तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमांत पर, ठीक है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ठीक है, एक छोटा सा देश है। उस देश का नाम है पेरू। आपने नाम सुना होगा। तो पेरू के तट से एक गर्म महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। इस गर्म महासागरीय जलधारा की जो सामान्य दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो नॉर्थ से साउथ होती है, उत्तर से दक्षिण होती है। और इस गर्म महासागरीय जलधारा को हम लोग बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो। अब ये गर्म महासागरीय जलधारा क्या है? पहले तो हमें यह समझना है कि जलधाराएं क्या होती है और एलिनो की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बहुत ही प्रबल ठंडी महासागरीय जलधारा, ठीक है, विपरीत दिशा में चलती है। और ये जो ठंडी महासागरीय जलधारा है, इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। मतलब वही दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से, ठीक है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से, या प्रशांत महासागर के ईस्टर्न कोस्ट से, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से एक ठंडी महासागरीय जलधारा चल रही है। इसकी सामान्य दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। और इस प्रबल ठंडी महासागरीय जलधारा को हम लोग बोलते हैं ला नीना। ला नीना। तो एलिनो और लानीना दोनों महासागरीय जलधाराएं होती हैं। एक गर्म है, एक ठंडी है। एक चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर। अच्छा, आप थोड़ा सा गौर करोगे कि पेरू के दक्षिण में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है चिली। चिली नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो एक गर्म महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है पेरू से और इसकी सामान्य दिशा होती है उत्तर दक्षिण दिशा में, चिली की तरफ। और इस गर्म महासागरीय जलधारा को हम लोग बोलते हैं एलिनो। जबकि एक और ठंडी महासागरीय जलधारा कभी कभी प्रबल रूप से चलती है दक्षिण से उत्तर दिशा में, साउथ से नॉर्थ, मतलब चिली से पेरू की तरफ।
और इस ठंडी महासागरीय जलधारा को बोला जाता है ला नीना। सवाल यह है कि ये एल नीनो ला नीना क्या होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पहले हमें यह पढ़ना है कि महासागरीय जलधाराएं ओशनिक करंट से क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, इनकी परिघटना या इनकी क्रियाविधि क्या क्या है। तो मेरे ख्याल से कुछ फॉर्मेट आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक उठाने का उद्देश्य मेरा ये था क्योंकि एल नीनो को लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली एल नीनो होता क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, अभी तो मैंने केवल इतना बताया है कि एल नीनो एक गर्म महासागरीय जलधारा है, ला नीना एक प्रबल ठंडी महासागरीय जलधारा है, लेकिन दोनों महासागरीय जलधाराएं हैं, ओशनिक करंट्स हैं। सवाल है ये ओशनिक करंट्स क्या होती है। चलिए तो शुरू करते हैं एक टॉपिक इस सेशन का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है 2-3 दिनों का। मेरे ख्याल से मुझे 3 दिन लगेंगे, हालांकि मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, कम घंटे की क्लास रखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कुछ हलचल पैदा हो जाती है, कुछ एबरेशंस आ जाते हैं। तो 3 दिनों में संभवतः हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, और मुझे उम्मीद है कि 3 दिनों तक लगातार आप मुझसे जुड़े रहेंगे और हम इस पर एक बहुत ही सारभूत और संदर्भित चर्चा करेंगे, बहुत ही सब्सटेंशियल और बहुत ही नॉलेजेबल इलस्ट्रेशन या डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं एल नीनो को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल नीनो, आपके पास जो कॉपी है, पेन है इत्यादि वगैरह सबको निकालिए, और चाहो तो एक टाइटल लिख लो अपनी कॉपी पर, अपने रजिस्टर पर। उस टाइटल में सबसे पहले लिखिए महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, और इंग्लिश में लिखेंगे ओशनिक करंट्स। महासागरीय जलधाराएं और इंग्लिश में लिखोगे ओशनिक करंट्स। चलिए तो देखें ये ओशनिक करंट्स क्या होती है। आइए फोकस करते हैं। देखो, जब भी कभी डायग्राम के तौर पर, मतलब फिजिकल रूप में हम लोग महाद्वीपों को और महासागरों को दिखाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे महाद्वीप हैं, बहुत सारे महासागर हैं, और महासागरों की मूलभूत विशेषता क्या है इस पर भी मैंने चर्चा करी। तो जब भी कभी हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है, मानचित्र पर अगर हम लोग महाद्वीपों को और महासागरों को दिखाते हैं तो एक बहुत ही सिंपल फिगर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। आप चाहो तो मेरे साथ फिगर बना भी सकते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहे। ठीक है, देखिए यहां पर मैं कॉन्टिनेंट दिखा रहा हूं, ये महाद्वीप है, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया, और यहां पर हम लोगों ने सागर दिखाया, महासागर दिखाया, ये ओशन हो गया। ठीक है, ओशन हो गया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि जो ओशन है, मतलब महासागर है, उसकी जो सतह है, ऊपरी लेयर है, उसे कहा जाता है सी लेवल, सी लेवल, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं सागर तल, इसे बोला जाता है सागर तल। ठीक है, इसी क्रम में जो महासागरों का जो आधार है, जो कि चट्टानी है, ठीक है, जो कि चट्टानी है, इसे बोला जाता है ओशनिक बेड, ओशनिक बेड, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं सागर नितल। तो एक है सागर तल, सागरों की सबसे ऊपरी परत, पानी की सबसे ऊपरी परत, या महासागरों की सबसे ऊपरी परत, और दूसरा है सागर नितल, नितल मतलब फ्लोर, उसका आधार, उसका नितल। ठीक है, अच्छा, 2 टर्म यूज किए जाते हैं पृथ्वी के बारे में, या तो पृथ्वी के सतह पर, ऑफ कोर्स महाद्वीप, पृथ्वी की सतह या तो महाद्वीपीय हो सकती है या तो महासागरीय हो सकती है, और पृथ्वी के ऊपर जब पानी का या जल का एकत्रीकरण हो गया, जमाव हो गया, तो महासागर बन गए, सागर बन गए। ये महासागर और सागर कैसे बने, इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, एक दूसरी वीडियो में अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और सागर और महासागरों का निर्माण हुआ, कैसे जलवायु का निर्माण हुआ, कैसे आप कह सकते हो वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझिए कि यहां पर हमने महाद्वीप दिखाया और ये महासागर दिखा दिए। ठीक है, लेकिन महासागर का जो जल होता है वो स्थिर ना होकर गतिशील होता है, वो स्टैटिक ना होकर मोटाइल होता है, मोबाइल होता है। मतलब महासागरीय जल का जो विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है इस पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट समझिएगा, फोकस। यदि महासागरीय जल का विस्थापन क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो, एक निश्चित दिशा में हो, और कई कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हो। फिर से सुनिए, यदि महासागरीय जल का विस्थापन, संचरण, ठीक है, लेकिन मेनली ऊपरी जल का संचरण, मतलब सतही जल का संचरण,
हालांकि ऐसा नहीं है कि सतही जल का ही संचरण हो रहा है, जो जल महासागरों की नीचे वाली परतों में है उनका भी संचरण हो रहा है, उनका भी प्रवाह हो रहा है। लेकिन अभी मैं केवल सतही जल पर बात करता हूं। तो यदि महासागरीय जल का संचरण क्षैतिज रूप से होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, लगातार होता है और कई कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है, तो इस प्रकार के संचरण को हम लोग बोलते हैं महासागरीय जलधाराएं। तो महासागरीय जलधाराएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ओशनिक करंट्स, महासागरीय जलधाराएं कुछ नहीं बल्कि महासागरीय जल का क्षैतिज विस्थापन है, हॉरिजॉन्टल प्रोपेगेशन है। और यह जो क्षैतिज संचरण हो रहा है या विस्थापन हो रहा है हॉरिजॉन्टली, ये एक निश्चित दिशा में हो रहा है और कई कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हो रहा है। तो यह सबसे उपयुक्त डेफिनेशन मानी जाती है महासागरीय जलधाराओं की। क्लियर हुआ? अब सवाल है कि महासागरीय जलधाराओं का विस्थापन क्यों हो रहा है, यानी महासागरीय जल मूव क्यों कर रहा है। ये मूव करेगा, मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो यहां तो बात हो गई सिंपल महासागरीय जलधाराओं की। अच्छा, यदि मान लीजिए महासागरीय जलधाराओं का विस्थापन या महासागरीय जल का विस्थापन बड़ी मात्रा में हो, ह्यूज अमाउंट, ठीक है, और अत्यधिक वेग के साथ हो, अत्यधिक गति के साथ हो, तो इन जलीय राशियों को, मतलब संचरण करने वाली जलीय राशियों को अब बोला जाता है स्ट्रीम, STREAM। अच्छा, ये जो शब्द है स्ट्रीम, ये व्यापक, वृहद, बड़े, बल्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब यदि बड़ी मात्रा में जल का विस्थापन हो रहा हो क्षैतिज रूप से, एक निश्चित दिशा में हो रहा हो, लगातार हो रहा हो और अत्यधिक गति से हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है जल के विस्थापित होने की, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम। फिर समझिएगा, करंट और स्ट्रीम में थोड़ा सा डिफरेंट है। करंट को हिंदी में बोलते हैं जलधाराएं और स्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं स्ट्रीम, या सिंपली धारा भी आप बोल सकते हो, पर उसको स्ट्रीम ही बोलो। तो करंट का मतलब होता है कि जल का क्षैतिज विस्थापन, एक निश्चित दिशा में विस्थापन, लगातार विस्थापन और कई कारकों के प्रभाव के कारण विस्थापन। लेकिन स्ट्रीम जलधाराओं से अधिक व्यापक है, अधिक वृहद है, अधिक वेग वाले जल का विस्थापन है। तो अगर यदि महासागरीय जल का विस्थापन अत्यधिक मात्रा में हो रहा हो, एक निश्चित दिशा में हो रहा हो, समझिएगा, और अत्यधिक गति से हो रहा हो, तब जाके उस गतिशील जलीय राशि को हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रीम। तब उसे बोला जाता है स्ट्रीम। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों शब्दों में अंतर थोड़ा सा क्लियर हुआ, दोनों अवधारणाएं क्लियर हुई। लेकिन करंट और स्ट्रीम के अलावा एक और कंसेप्ट मैं प्रयुक्त करने वाला हूं आने वाले समय में, ठीक है, और उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का सिंपल मतलब होता है प्रवाह, हिंदी में से बोला जाता है प्रवाह। ठीक है। अच्छा, मैं फिर आपको बता दूं, देखो एलिनो समझना इतना आसान नहीं है। जब तक आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एलिनो नहीं समझ सकते। इसलिए मुझे 3 दिन लगेगा आपको एलिनो समझाने में। 3 दिन से मेरा मतलब है 3, साढ़े 3, 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे हम लोग 3 दिन में कवर करेंगे। ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसे बोला जाता है प्रवाह, ड्रिफ्ट। तो प्रवाह का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। ठीक है, फोकस। मान लो कि सागर की सतह पर एक पवन चल रही है, विंड। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको यह पता होगा कि पवनें जो चलती हैं हमेशा उच्च दाब से लेकर निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्यों चलती हैं, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पर, वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। तो पवनें हमेशा चलती हैं उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की ओर। ठीक है। अच्छा, और पवनें भी हमेशा क्षैतिज रूप से चलती हैं, हॉरिजॉन्टली चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो अगर मान लो सागरों के ऊपर एक पवन चल रही है और पवन अत्यधिक वेग से चल रही है, मान लीजिए 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है और लगातार चल रही है, तो कभी कभी पवन क्या करती है कि पवन अपने साथ महासागरीय जल की जो सतह होती है, ऊपरी वाली परत होती है, उस जल की परत का भी विस्थापन करती है। तो यदि महासागरीय जल का विस्थापन पवनों के कारण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, लेकिन कम वेग से होता है, सुनना, यदि महासागरीय जल का विस्थापन, क्षैतिज विस्थापन पवनों के कारण हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो,
लेकिन उसकी वेलोसिटी, वेग या स्पीड सिंपल भाषा में थोड़ा सा क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार के की गतिशील जलीय राशि को, ठीक है, मोबाइल या मोटाइल वाटर के प्रोपगेशन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। तो मेरे ख्याल से 3 कंसेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हुए। पहला कि जलधाराएं मतलब करंट्स क्या होती है, दूसरा स्ट्रीम क्या होती है, और तीसरा प्रवाह मतलब ड्रिफ्ट क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, महासागरीय जलधाराएं मतलब करंट्स। महासागरीय जल का क्षैतिज विस्थापन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन होता है, एक निश्चित दिशा में विस्थापन होता है, और कई कारकों के कारण यह विस्थापन देखने को मिलता है, उसे बोला जाता है करंट या जलधाराएं। क्षैतिज रूप से जब जल गति करे, हालांकि हर एक केस में जो जल गति कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली ही कर रहा है, क्षैतिज कर रहा है। कैसे मैं दिखाता हूं प्रैक्टिकली। लेकिन यदि बड़ी मात्रा में जल का विस्थापन हो और अत्यधिक वेग से हो, निश्चित दिशा में हो, कई कारकों के प्रभाव के कारण हो, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रीम। तो जल की मात्रा के आधार पर और प्रवाहित होने वाले जल के वेग के आधार पर हम लोग विभाजन कर सकते हैं स्ट्रीम का और करंट का या जलधाराओं का। लेकिन करंट और स्ट्रीम के अलावा एक और प्रकार से जल गति करता है, और उस प्रकार को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट यानी प्रवाह। यह जो प्रवाह होता है, ड्रिफ्ट होता है, यह भी जल का विस्थापन है, लेकिन इस बार जल का विस्थापन हो रहा है पवनों के कारण। मतलब पवनें अपने साथ कुछ मात्रा में सतही जल को विस्थापित कर रही हैं, एक निश्चित दिशा में कर रही। यह दिशा वही होगी जो पवनों की दिशा होती है। लेकिन यह जो प्रवाह है, मतलब जो जल का विस्थापन है पवनों के कारण, उसका वेग थोड़ा कम होता है। और ये 3 कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बनाए रखने हैं, ठीक है। तो ये तो 3 कंसेप्ट हो गए, ठीक है। अब सवाल है कि महासागरीय जल का विस्थापन क्यों होता है। मैं एक डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम को आप ठीक से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा बहुत क्लियरली। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसको समझेंगे कि यहां पर हमने पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। इसको लेकर एक मेरा सेपरेट वीडियो है, अगर आप देखना चाहो तो उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। और फिलहाल आप यहां पर ये समझिएगा कि हम लोगों ने पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, ठीक है। अच्छा, एक अक्षांश होता है, आपने इसका नाम सुना होगा, कर्क रेखा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें सबको पता है, कर्क रेखा, ठीक है। अच्छा, इसी क्रम में दक्षिणी गोलार्ध में एक और अक्षांश है जो हमें देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं मकर रेखा, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पृथ्वी के सतह पर हमें एक जलवायु का क्षेत्र देखने को मिलता है। उसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है यानी ट्रॉपिकल एरिया होता है, स्वाभाविक रूप से यह काफी गर्म होता है। और आप आगे मैं आपको बताऊंगा, हालांकि अभी बता देता हूं मैं आपको, यहां पर हर एक माह का जो औसत तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म है, जहां पर हर माह में खूब गर्मी पड़ती है मोटे मोटे रूप से। अभी आप ये समझिए, इस गर्म क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर, थोड़े ऊपर वाले अक्षांशों पर अगर हम आते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि 23.5 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में हमें एक और जलवायु का क्षेत्र देखने को मिलता है पृथ्वी की सतह के ऊपर, और इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल क्षेत्र दोनों गोलार्धों में। सब ट्रॉपिकल को हिंदी में बोला जाता है उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, उपोष्ण से मतलब यहां पर यह है कि यहां पर साल भर गर्मी नहीं पड़ती पर ठंड भी पड़ती है, पर गर्मी भी अत्यधिक प्रभावी होती है, ठंड भी अत्यधिक प्रभावी होती है। तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है।
ठीक है, इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि जो ग्वालियर है वो कौन सा क्षेत्र है, तो ग्वालियर एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या शहर है। क्यों? क्योंकि वो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो जितने भी स्थान कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, या 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है, उन्हें कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल एरिया। और ये क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं। जैसे हमारे देश में अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, केरला की, आंध्र प्रदेश की, सीमांध्र की, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश के कुछ भाग की, या छत्तीसगढ़ के कुछ भाग की, ये अत्यधिक गर्म क्षेत्र है क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है। यह उष्ण कटिबंध ना होकर क्या है, उपोष्ण कटिबंध है। उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर गर्मी भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है। अगर आप भोपाल के पास खड़े हो या विदिशा के पास खड़े हो तो आप उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की बाउंड्री पर खड़े हो। और यही कारण है कि भोपाल, विदिशा के आसपास हमें ठंड का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ठंड उतनी प्रभावी नहीं होती जो कि दिल्ली में होती है, क्योंकि दिल्ली एक विशुद्ध प्रॉपर उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल सिटी है। खैर, तो ये दो जलवायु क्षेत्र हैं। इसके अलावा एक और जलवायु क्षेत्र होता है पृथ्वी की सतह के ऊपर, वो हमें देखने को मिलता है 30 से लेकर 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के बीच में, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इंग्लिश में से बोला जाता है टेम्परेट एरिया। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझो, इस पर मेरा पूरा वीडियो आप बाद में देखिएगा। टेम्परेट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो ठंडा होता है, और यहां पर हमें 7 से 8 या 8 से 9 महीने तक ठंड मिलती है। टेम्परेट एरिया तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है, पर बहुत ठंडा तो नहीं होता, पर ठंडा होता है। और 8 से 9 महीने तक हमें शीत ऋतु यहां पर देखने को मिलती है। उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर में, मतलब आप कह सकते हो 60 से लेकर 66.5 या 55 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के आसपास हमें एक और जलवायु क्षेत्र देखने को मिलता है। इसे कहते हैं उपध्रुवीय क्षेत्र। उपध्रुवीय क्षेत्र, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है सब पोलर एरिया। सब पोलर एरिया में हमें तकरीबन 10 महीनों तक ठंड देखने को मिलती है, तकरीबन 10 महीनों तक। और ठंड माहों का जो औसत तापमान होता है वो हमेशा -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। मतलब इन ठंडे माहों में तापमान हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत कम होता है। कभी कभी तापमान -10, -20, -30, -40, -50 तक चला जाता है, लेकिन पूरे 10 माहों का औसत तापमान -3 से कम रहता है। मतलब ये काफी ठंडा क्षेत्र है, ये काफी ठंडा क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र गर्म क्यों है, ठंडे क्यों है, इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप चाहे तो उसको देखिएगा तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमारा लास्ट जलवायु क्षेत्र है, उसे बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, यानी पोलर एरिया। ध्रुवीय क्षेत्र यह अत्यधिक ठंडा है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर साल भर बर्फ का आवरण जमा होता है, यहां पर साल भर ठंड पड़ती है, यहां पर साल भर जो औसत तापमान होता है वो -10 से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हो दोनों गोलार्धों में, तो लगातार ठंड का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। विषुवत रेखा के ऊपर हर एक माह गर्म है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक माह गर्म है। ध्रुवों के ऊपर हर एक माह ठंडा है। ध्रुवों के ऊपर तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम, -10 से कम रहता है, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर तापमान 18 डिग्री से ऊपर रहता है। तो कुछ क्षेत्र गर्म हैं, कुछ क्षेत्र ठंडे हैं। मैं इस टॉपिक को इसलिए बताना चाह रहा था आपको, ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर रहे कि पृथ्वी की सतह के ऊपर तापमान बराबर नहीं होता। अब तापमान बराबर क्यों नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, ये कारण मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता चलूंगा। कुछ कारण मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताए हैं, पर पृथ्वी की सतह के ऊपर तापमान बराबर नहीं होता, और हमें पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूं। उसमें एक जलवायु क्षेत्र है, उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है। दूसरे को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, जो 23.5 से लेकर 30 डिग्री मोटा मोटा
या 25 से लेकर 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, ये यहां पर हमें 6 महीने गर्म और 6 महीने ठंड देखने को मिलती है, गर्मी और ठंड। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंध, ये क्षेत्र ठंडा तो है पर बहुत ठंडा नहीं। फिर आता है उपध्रुवी, ये क्षेत्र काफी ठंडा है और यहां पर हमें 7-8 महीने, 8-9 महीने तक ठंड देखने को मिलती है। ठीक है, उपध्रुवी क्षेत्र में और ठंडक पड़ती है, 9-10 महीने तक हमें ठंड देखने को मिलती है, जो मैं बता रहा था। और यहां पर तापमान सॉरी ठंडे माहों का -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और ध्रुवीय क्षेत्र में हमें किसी भी प्रकार की ग्रीष्म ऋतु या गर्म माह देखने को नहीं मिलता है। यहां पर हर एक माह का तापमान हिमांक से बहुत नीचे रहता है, साल भर ठंड पड़ती है, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का आवरण या चादर या परमाफ्रॉस्ट कंडीशन साल भर बनी रहती है। और यह है पृथ्वी के 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्र। ठीक है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर हम हर एक महासागर को देखें, हम हर एक महासागर को अगर देखते हैं, फोकस, ये मान लीजिए मैंने विषुवत रेखा दिखाई, तो हर एक महासागर का कुछ क्षेत्र विषुवत रेखा के पास है, 0 डिग्री के पास है, कुछ क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन में है, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, कुछ क्षेत्र सब ट्रॉपिकल जोन में है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, कुछ क्षेत्र टेम्परेट जोन में है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, और कुछ क्षेत्र सब पोलर मतलब उपध्रुवीय क्षेत्र में है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तो नहीं है पर सब पोलर तक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम प्रशांत महासागर को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह जाते हैं या दोनों जगह देखते हैं, या अटलांटिक महासागर का विस्तार दोनों गोलार्धों में देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि जो महासागरीय जल है वो कुछ स्थानों पर गर्म है और स्वाभाविक रूप से कुछ स्थानों पर ठंडा है। मतलब महासागरीय जल जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होगा या विषुवत रेखा के आसपास होगा वो गर्म होगा। महासागरीय जल प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और दक्षिणी हिंद महासागर का, जो कि उपध्रुवी या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होगा, वो थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि महासागरों का विस्तार भी विषुवत रेखा से उपध्रुवी क्षेत्रों तक है। पर किन महासागरों का? प्रशांत और अटलांटिक महासागर का, उत्तरी हिंद महासागर का नहीं। और यही कारण है कि तापमान में विभिन्नता के कारण सॉरी तापमान में अंतर के कारण हमें जल के तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है। सिंपल भाषा में, कुछ जगह पर जल गर्म होगा, कुछ जगह पर जल ठंडा होगा। और चूंकि तापमान बराबर नहीं है, यही कारण है कि महासागरीय जल भी स्थिर नहीं है, महासागरीय जल गति कर रहा है। और यह जो महासागरीय जल की गति होती है, यह गति महासागरीय जल कर रहा है क्षैतिज रूप से, धाराओं के रूप में। ठीक है, अब ये महासागरीय जलधाराएं क्या हैं और जल कैसे गति कर रहा है, इस पर हम आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से एक छोटा सा टॉपिक कंसेप्चुअल आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। आपको बस ये समझना है कि महासागरीय जल स्थिर नहीं होकर गति करता है। और यह गति क्यों करता है? क्योंकि तापमान महासागरीय जल का हर जगह समान नहीं है। ठीक, चलिए तो अब हम आते हैं अपने मेन डिस्कशन पर, जिसके लिए आप लोग इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन किए हैं। और यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें और मुझे आंसर लेके बताएं। कल हम लोग इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। हमें 3 दिवसीय एलिनो परिघटना पर बात करनी है, तो एक लंबी चर्चा होगी, लेकिन मैं चाहता हूं उसके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी आप लोग शुरू कर दें। वो बच्चे जो पहली बार यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेनली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा पढ़ना चालू करें, एनसीईआरटी को देखें, कुछ गूगल में रिसर्च करें इत्यादि वगैरह। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं और मैं यहां पर कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन सवाल आपके सामने रखने वाला हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि इन सवालों का आप जवाब देंगे कल। ठीक है, तो चलो सुनो, सवाल सुनो जरा। फोकस। अच्छा, मान लो यहां पे हमने एक सागर दिखा दिया या महासागर दिखा दिया
और सागर और महासागर के दो क्षेत्र दिखा दिए। ठीक है, एक क्षेत्र है ए और दूसरा क्षेत्र है बी। अब ये सागर महासागर कोई भी हो सकता है, मान लो अटलांटिक महासागर है या प्रशांत महासागर है या हिंद महासागर है। ठीक है, तो दो क्षेत्र मैंने दिखा दिए। अब मेरा सवाल यहां पर यह है, सिंपल सवाल है, मान लीजिए एक एक के ऊपर जो तापमान है वायुमंडल का वो तकरीबन है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बी क्षेत्र में जो तापमान है वो तकरीबन मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सवाल यह है कि एक क्षेत्र में तापमान ज्यादा, दूसरे क्षेत्र में तापमान कम। अच्छा, तापमान ज्यादा और कम क्यों? तापमान ज्यादा और कम इसलिए क्योंकि महासागरों का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में या कटिबंधों में अवस्थित है। जो डिफरेंट वाटर बॉडीज होते हैं, महासागर होते हैं, उनका कुछ क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया में है, कुछ क्षेत्र सब ट्रॉपिकल एरिया में है, कुछ क्षेत्र उपध्रुवी सब पोलर एरिया में है। तो जल बराबर रूप से ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। कुछ क्षेत्रों में जल गर्म है, कुछ क्षेत्रों में जल ठंडा है। और यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है दो क्षेत्रों का, जहां पर एक क्षेत्र में जल गर्म है, दूसरे क्षेत्र में जल ठंडा है। तो एक क्षेत्र में जल गर्म और दूसरे क्षेत्र में जल ठंडा। अब आप मुझको बताओ कि अब ये जो महासागरीय जल गति करेगा महासागरीय धाराओं के रूप में, धारा से मेरा मतलब है जल का क्षैतिज विस्थापन, वो हाई टेम्परेचर एरिया वाले क्षेत्रों से लो टेम्परेचर वाले क्षेत्रों की ओर गति करेगा या लो से हाई की तरफ करेगा? मतलब उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से निम्न की ओर करेगा या निम्न से उच्च की ओर करेगा? मेरा पहला सवाल, मैंने आपको बताया था कि महासागरीय जलधाराएं जल का क्षैतिज विस्थापन होती हैं, एक निश्चित दिशा में होती हैं और कई कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होती है। उसमें से पहला कारक है तापमान। तापमान पृथ्वी की सतह के ऊपर बराबर नहीं है। और यहां पर मैंने एक महासागर के दो क्षेत्रों का एग्जाम्पल लिया है, एक क्षेत्र में जल गर्म, दूसरे क्षेत्र में जल ठंडा। तो अब महासागरीय जलधाराओं की जो गति होगी उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से निम्न की ओर होगी या निम्न से उच्च की ओर होगी? ठीक है, यह आपको पता करना है, कल हम इस पर बात करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, उन क्षेत्रों में जहां पर तापमान थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, मान लो ए हो गया और ये दूसरा क्षेत्र हो गया बी हो गया, तो उन क्षेत्रों में जहां पर तापमान थोड़ा ज्यादा है, ए में ज्यादा है हमें पता है, ठीक है, तो यहां पर वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी, मतलब रेट ऑफ एवोपरेशन भी ज्यादा होगा। तो मैं EVA लिख देता हूं, रेट ऑफ एवोपरेशन, वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी। और उन क्षेत्रों में जहां पर तापमान थोड़ा कम है, 20 डिग्री है, वहां पर वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। तो अब आपको यह बताना है कि अब महासागरीय जलधाराओं का विस्थापन उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से, हाई से निम्न की ओर होगा या निम्न वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से उच्च की ओर होगा? मैं आपको फिर बता दूं, महासागरीय जलधाराएं जल का क्षैतिज विस्थापन होती है जो दो स्थानों के बीच में हो रहा है और कई कारकों के प्रभाव के कारण निश्चित दिशा में हो रहा है। और हमारे दो कारक हैं, पहला तापमान और दूसरा वाष्पीकरण की दर। तो फिर से सुनिए कि क्या महासागरीय जल का विस्थापन धाराओं के रूप में, जलधाराओं के रूप में उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से निम्न की ओर या निम्न से उच्च की ओर होगा? यह आपको पता करना है। क्या महासागरीय जलधाराओं का विस्थापन, समझिएगा, ठीक है, उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से निम्न की ओर होगा या निम्न से उच्च की ओर होगा? ये मेरे दो सवाल हैं। चाहो तो इन दो सवालों को आप लिख लो। पहला सवाल मैं लिख देता हूं, डिक्टेट करवा रहा हूं। पहला सवाल जो आपको पता करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक हेल्दी डिस्कशन रहे, आप लोग भी थोड़ी तैयारी करके आओ कल, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में, ठीक है। पहला सवाल, क्या महासागरीय जलधाराओं का विस्थापन, क्या महासागरीय जलधाराओं का विस्थापन उच्च तापमान से निम्न या उच्च तापमान से निम्न या निम्न से उच्च की ओर होता है? उच्च तापमान से निम्न या निम्न से उच्च की ओर होता है? उच्च तापमान से निम्न या निम्न से उच्च की ओर होता है। हाई टू लो टेम्परेचर एरिया, सो लो टू हाई टेम्परेचर रीजन्स। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन, महासागरीय जलधाराओं का संचरण, महासागरीय जलधाराओं का संचरण उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से निम्न, उच्च वाष्पीकरण हाई इवोपरेटिंग एरियाज, उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से निम्न, निम्न या निम्न से उच्च की ओर होता है। उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से निम्न या निम्न से उच्च की ओर होता है, यह भी पता करना है आपको, या निम्न से उच्च की ओर होता है। तो मेरे ख्याल से 2 सवाल आपके दिमाग में आ गए। तीसरा सवाल, ठीक है, सुनिए। अच्छा, आप लोगों को यह पता होगा कि पृथ्वी के सतह पर जो वर्षा होती है वो हर जगह बराबर नहीं होती। भोपाल में वर्षा जबलपुर से अलग होगी, दिल्ली में वर्षा इंदौर से अलग होगी, चेन्नई में वर्षा ग्वालियर से अलग होगी, और मुंबई में वर्षा स्वाभाविक रूप से उज्जैन से अलग होगी। तो हर स्थान पर वर्षा बराबर नहीं होती है। महासागरों के ऊपर भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जहां कहीं पर वर्षा कम होती है। तो वर्षा की मात्रा भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर मैं 2 क्षेत्र दिखा रहा हूं, 2 एरियाज दिखा रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। मतलब ए एरिया में रेनफॉल ज्यादा हो रही है, हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, काफी ज्यादा वर्षा हो रही है, और बी में कम वर्षा हो रही है, लो हो रही है। तो अब आपको बताना है कि महासागरीय जलधाराओं का जो विस्थापन होगा वो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न की ओर होगा या निम्न से उच्च की ओर होगा। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न की ओर होगा या निम्न से उच्च की ओर होगा। यह भी एक सवाल है, ठीक है। तो यह हमारा तीसरा सवाल हो गया। हमारा चौथा सवाल, ठीक है, सुनिएगा। यहां पर मैंने 2 क्षेत्र दिखाए, ए और बी, ठीक है। ए क्षेत्र गर्म है, बी क्षेत्र ठंडा है। वही कंसेप्ट, ए के ऊपर तापमान है 40 डिग्री मान लो, और बी के ऊपर तापमान है 20 डिग्री। तो जलवायु विज्ञान में कंसेप्ट होता है वायु दाब का, सुनना। अच्छा, वायु दाब का मतलब होता है कि वायु, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कुछ दाब लगा रही है। पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल है, हम लोग वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसे बोलते हैं वायु दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया बोला जाता है, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायु दाब। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन क्षेत्रों में जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायु भी गर्म होगी। सुनो कंसेप्ट, यदि वायु गर्म होगी तो वायु हल्की होगी, यदि वायु गर्म होगी तो वायु अस्थिर होगी, यदि वायु गर्म होगी हल्की होगी तो वायु ऊर्जावान होगी। आप लोग दौड़ क्यों पा रहे हो, चल क्यों पा रहे हो? क्योंकि आप में ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, कुछ मात्रा में पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वायु के पास ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में, अच्छा ऊष्मा भी हीट यानी एनर्जी का एक फॉर्म है, तो अगर वायु के पास एनर्जी है हीट के फॉर्म में यानी वायु गर्म है, तो वायु हल्की है, ऊर्जावान है। और हमेशा जो गर्म वायु होती है वो पृथ्वी के सतह से ऊपर उठती है। मतलब जहां पर आप खड़े हो, यदि मान लीजिए यहां पर तापमान ज्यादा हो गया, जैसे मैं भोपाल में खड़ा हूं, तो भोपाल में अगर तापमान ज्यादा हो गया तो भोपाल का वायुमंडल गर्म हो गया, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, और भोपाल की सतह से अब वायु ऊपर उठना प्रारंभ कर देगी ऊपरी वायुमंडल में। तो जब भी वायु लंबवत रूप से ऊपर उठती है, ठीक है, तो हमेशा वायु गर्म होती है, या हमेशा गर्म वायु, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां पर वायु ठंडी है, जैसे हमारे केस में बी, वहां पर वायु भारी है, वहां पर वायु सघन है। ठंडी भारी सघन वायु, ठीक है, हमेशा नीचे बैठती है। नीचे बैठने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवतलन करती है। तो समझिएगा, जब भी कभी अगर वायुमंडल ठंडा होता है, भारी होता है, तो वायु घनत्व ज्यादा होगा वायु का, और वायु हमेशा नीचे बैठती है। तो बी क्षेत्र में वायु नीचे बैठ रही है। तो जब भी कभी वायु ठंडी सघन होकर नीचे बैठती है तो पृथ्वी के सतह पर ज्यादा दाब लगाती है, और यदि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायु के द्वारा लगाया गया जो बल है, फोर्स है, वो कम हो जाता है। भाई फोर्स कौन लगा रही है? वायु ही तो लगा रही है, वायुदाब है। तो अगर हमें देखने को यहां पर यह मिलता है कि ए के ऊपर जो वायुदाब होगा वो कम होगा, बी के ऊपर जो वायुदाब होगा वो ज्यादा होगा। तो ए के ऊपर हमें लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा जहां पर वायुदाब थोड़ा सा कम है, क्योंकि वायु हल्की है और वायु सतह से ऊपर उठ गई। जब सतह से ऊपर उठ गई तो उसने कम दाब लगाया, कम प्रेशर लगाया, कम फोर्स लगाया,
और वहां पर बन गया कौन सा एरिया? लो प्रेशर एरिया। लेकिन उन एरियाज में जहां पर वायु ठंडी है, सघन है, वो नीचे बैठ रही है और पृथ्वी के सतह पर ज्यादा बल, ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो उन क्षेत्रों में बन गया कौन सा क्षेत्र? उच्च दाब का क्षेत्र। सुनो मेरा क्वेश्चन, यदि किसी सागर या महासागर के ऊपर उच्च दाब और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाए, उन क्षेत्रों में जहां पर वायु गर्म है वो सतह से ऊपर उठेगी और सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, मतलब पानी की सतह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनाएगी। उन क्षेत्रों में जहां पर वायु ठंडी है वो सतह पर नीचे बैठेगी और सतह पर उच्च दाब का क्षेत्र बनाएगी। मेरा सवाल यहां पर यह है कि महासागरी जल जलधाराओं के रूप में अब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगा या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर गति करेगा? तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यह होगा कि महासागरी जलधाराएं क्या उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न की ओर चलती हैं या निम्न से उच्च की ओर चलती हैं? हमारा चौथा क्वेश्चन यह है कि क्या महासागरी जलधाराएं जो क्षैतिज रूप से संचरण करती हैं, क्या वो, ठीक है, निम्न वाले दाब वाले क्षेत्रों से उच्च की ओर करती हैं या उच्च से निम्न की ओर करती हैं? क्योंकि महासागरी जल, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, स्थिर ना होकर गतिशील होता है और महासागरी जल की गतिशीलता का, मोबिलिटी का, मोटिलिटी का, प्रोपिगेशन का जो मूल कारण होता है, ठीक है, वो तो तापमान है, लेकिन तापमान के अलावा कुछ अन्य फैक्टर्स भी हैं, अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण क्या है? ठीक है, वाष्पीकरण की दर, अन्य कारण है वर्षा, अन्य कारण है वायु दाब। हालांकि सारे के सारे कारक जुड़े हुए हैं तापमान से, लेकिन आपको यह पता करना है कि महासागरी जल गति कैसे करता है। एक दो सवाल और हैं पर वो पहले दिन के लिए ज्यादा हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो 4 सवाल हैं आप लोगों के लिए जो आपको पता करके आना है, ठीक है। मैं इन सवालों के जवाब कल देता हूं आप लोगों को, और कल हम अपने एक्चुअली महासागरी जलधाराओं वाला टॉपिक शुरू करेंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग एलिनो लानीना पर आ जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करवाने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग एलिनो लानीना समझ सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एक दिन में आप एलिनो नहीं समझ सकते, उससे पहले आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एलिनो और लानीना समझ सकते हैं। अभी फिलहाल ये समझिए कि एलिनो और लानीना दोनों महासागरी जलधाराएं होती हैं, मतलब जल का क्षैतिज विस्थापन करती है, और यह क्षैतिज विस्थापन कई कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है। उनमें से 4 कारक मैंने अभी बताया आपको, लेकिन वो कैसे होता है, उच्च से निम्न या निम्न से उच्च, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको यह भी समझ में आया होगा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कंसेप्ट डेवलप कैसे करने हैं, और कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं, इनके जवाब खोज के लाइए। कल हम लोग इसी समय मिलेंगे 10 बजे, और कल हम लोग यहीं से अपना टॉपिक शुरू करेंगे। और अगर आपका कोई फीडबैक हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं और उन सवालों का मैं जवाब देता हूं। हालांकि हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होगा वो तो कल से ही शुरू होगा। आज थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया और कुछ कंसेप्ट्स हमने क्लियर करे। तो देखो, सारांशतः हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंक्लूसिवली मैं आपको कह सकता हूं, एक, ठीक है, हर एक महासागर दक्षिणी गोलार्ध में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा, ठीक है, हिंद महासागर दूसरे महासागरों से अलग है, पर कौन सा हिंद महासागर? उत्तरी हिंद महासागर। तीसरा, महासागरी जलधाराएं महासागरी जल का क्षैतिज विस्थापन होती हैं, जो कई कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होती हैं। कारक कौन से हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने अंतर पढ़ा कि महासागरी जलधाराएं, करंट्स, स्ट्रीम और ड्रिफ्ट में क्या अंतर होता है, और पृथ्वी की सतह पर कितने जलवायु क्षेत्र हैं। हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर तापमान बराबर नहीं है। यदि तापमान बराबर नहीं है तो कुछ क्षेत्रों में जल गर्म होगा, कुछ क्षेत्रों में जल ठंडा होगा, मतलब जल का भी तापमान बराबर नहीं होता है। और जब जल का तापमान बराबर नहीं होता है तो जल गति करेगा, और ये जो गति होती है वो क्षैतिज रूप से होती है, लेकिन ये जो गति होती है वो कई कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होती है। इन सारे कारकों पर हमें बात करनी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप चाहो तो इसी पेज पर मुझे लिख के बता दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेरी है या कुछ जो भी सवाल है या जो भी पेचीदगियां हैं, समस्या है, उसको दूर करें।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।